एक साल जो है वो पहलगाम की उस दर्दनाक घटना को हो चुका है। This was the worst attack on civilians in हमला किया गया, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हमला था। चैलेंजेस दिए और दुखदायक घटना इतनी थी कि पूरे देश के अंदर, तो उसका फिर बदला लेना था। तो वो बदला कैसे लिया गया? 9 आतंकवादी कैंप उड़ा दिए गए, 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, निकालने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए, उनको मारने के लिए। आतंकवादी पूरे कश्मीर वैली के अंदर आके उधर इस्टेब्लिश हो गए। आज भी अगर ये किया जा रहा है कि 90 आतंकवादी अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर दिल्ली के अंदर अभी इधर हैं। हिंदुओं को ना कि सिर्फ भारत में बल्कि बांग्लादेश में भी जो माइनॉरिटी है जहाँ पे, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जो ऑपरेशन 3 महीने चला और जिन्होंने हिस्सा लिया है उनका पूछ के देखिए, दिन रात उस जंगल के अंदर जहाँ के दिखाई बिल्कुल नहीं देता, उधर जंगली जानवर होते हैं, इस किस्म का माहौल है। इनको पूछो जो अफगानिस्तान में कितने मरे इनके, अमेरिका के, अफगानिस्तान के अंदर जो उधर के, तो पाकिस्तान का जो सेक्शन कमांडर था उसने आवाज़ दी कि उस्ताद आगे नहीं बढ़ना, कि तुम्हारे फायर करने के लिए तो तुम तो इंदिरा गांधी से लेनी पड़ेगी परमिशन, हमारे पास हमारी जेब में है। ये हालात थे। अच्छा, कार्रवाई की हुई है, दिखाई दे, ये एक्शन नहीं लेते। ये नेक्सस है पुलिस और पॉलिटिशियन का, नेक्सस है, बिकॉज दे आर नॉट अकाउंटेबल, दे आर नॉट आंसरेबल। इनको समन किया जाए, इनके कानून नहीं ऐसा करके इनको कि जो के जब के पार्लियामेंट कमेटी उनके सामने पेश होने चाहिए, जो कि कार्रवाई नहीं करते। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ता है। जे कोई विश्वास है आज देशवासियों को, तो वो है अदालतों के ऊपर, वो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। नमस्कार, द समर न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। कहते हैं अगर दुनिया पर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। बता दें कि कश्मीर में बसा एक बेहद ही खूबसूरत एक ऐसी जगह जिसे पहलगाम कहते हैं, और यहाँ की एक घाटी बैसरन, और यहाँ प्रकृति की गोद में सुकून है, शांति है। लेकिन बता दें कि आज से ठीक 1 साल पहले यहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटी, यहाँ की सरजमी को एक ऐसा दुख मिला, एक ऐसा दर्द मिला, एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी जो शायद ही कभी भूली जा सकती है, जो शायद ही कभी मिटी जा सकती है। बता दें कि 22 अप्रैल 2025 का वो काला दिन जब 26 भारतीयों को उनका धर्म पूछकर सरहद पार से आए उन आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया, कत्लेआम किया गया, जिसके बाद पूरे देश में एक रोष का गुब्बार उठा। और बता दें कि आज 1 साल इस पूरी घटना को हो चुका है। हमारे साथ आज मौजूद हैं ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह कहलों जी। आज पूरे इस 1 साल की जो ये पहलगाम घटना की बरसी है, इस पर भी बातचीत करेंगे, और क्या कुछ जो इंडियन आर्मी में है, क्या कुछ कमियां हैं और कहां पर सिक्योरिटी की जो लैक्स रहते हैं, उनसे विस्तार में बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी आपका। थैंक यू वेरी मच। समर न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म में आप पहुंचे और आपने हमें अपना कीमती समय दिया। देखिए सर, आज 1 साल जो है वो पहलगाम की उस दर्दनाक घटना को हो चुका है। हाँ जी, कैसे देखते हैं आप इसे? देखो, ये 1 साल हमारा ध्यान पीछे चला जाता है उस दर्दनाक कायरतापूर्ण और जो हमला हुआ, जो कि उधर सैलानी आए हुए थे जिनके के कुछ लेना देना नहीं है, कोई हथियार नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है, कोई कसूर नहीं है उनका। ये वादी कश्मीर जन्नत का नज़ारा उधर देखने, ख़ास तौर पर पहलगाम जी। तो ये जो हमला किया गया पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हमला था, जो कि बाद में प्रूव भी हो गया, और इसने बहुत सारी चैलेंजेस दिए और दुखदायक घटना इतनी थी कि पूरे देश के अंदर, जैसे आपने बताया, तो उसका फिर बदला लेना था। तो वो बदला कैसे लिया गया? क्योंकि ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि ये इसका बदला जरूर लेंगे, तो लिया। साथ देखो,
मई से लेकर 10 मई तक पिछले साल, जो कि पाकिस्तान के ठिकाने थे पीओके के अंदर, ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान के बीच में कुछ आगे 9 अतवादी कैंप उड़ा दिए गए, 100 से ज़्यादा अतवादी मारे गए। एक कोई बेशक लश्कर तैयबा का हो, जैश मोहम्मद का हो, तो सारे थे इनके 40 तो इनके 2 सिक्योरिटी पर्सनल भी बीच में मारे गए। सो एक बहुत ज़्यादा हलचल पैदा हो गई, दुनिया भर में ये संदेश गया कि हमारी फ़ौज जो है शक्तिशाली है और हमारा देश अगर शांति चाहते हैं तो हम इस किस्म की जो कि एक किस्म का कायरतापूर्ण जो हमला किया गया है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमला किया जो कि ऑपरेशन सिंदूर, जो कि आज भी एक्चुअली वो क्लोज नहीं हुआ। जी। तो उसके अंदर वर्ल्ड पावर्स, लेट्स से इवन डोनाल्ड ट्रंप को भी, वो तो कई दफ़ा कह चुका है कि मैंने इंटरवीन किया, खैर उसके ऊपर तो मैं नहीं जाना चाहता। मगर बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी एक नीति तय हुई थी, एक हॉटलाइन बिटवीन दी DGMOs, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, दोनों में। तो ये चीज़ तो सामने आए हैं कि उन्होंने हॉटलाइन के ऊपर ये DGM को रिक्वेस्ट करी कि लेट्स हैव सीज फायर। तो ये उस समय रुक गया। मगर उसके बाद आपने पूछा है कि जो कि हमने साइमल्टेनियसली, तो समकालिक तौर पर साइमल्टेनियसली ये हमारा ऑपरेशन टू लोकेट दी जो कि टेररिस्ट थे, जो कि 1 दिन 2 दिन पहले नहीं आ गए थे उधर। तो वो जो आए थे, कहाँ से आए, लाइन ऑफ कंट्रोल पार किया, वाया नेपाल आए, कहाँ से बांग्लादेश आए, कहाँ से आए, वो एक पहलू। वो आए मगर उनको सपोर्ट मिली, कहीं पे रहे कोई, वो तो बाद में बात हम इसका जिक्र भी करेंगे। तो उनको फिर निकालने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए, उनको मारने के लिए 3 महीने लगे जुलाई एंड में जाके, क्योंकि उस इलाका जो है जहाँ सुंदरता है, कुदरत का नज़ारा है, उधर ऐसे जंगल हैं, उधर जंगली जानवर हैं, उधर इतनी इतनी पहाड़ियाँ हैं, वादियाँ हैं, ऐसे नाले हैं, इतना कुछ है, जंगल इतना घना है कि हमारे ऑपरेशन करते समय भी जो कि हमने, हमारे अफसरों ने, हमारे जवानों ने देखा कि क्या हालत है। तो उधर जाके इतना सामान लगा कि उनको मार के फिर आइडेंटिफाई करके उनकी बॉडीज़, तो संदेश गया उन परिवारों को, उनको कि ये बदल लिया। मगर सरकार ने बहुत सारे वायदे भी किए, अभी आ भी गया 1 साल के बाद, बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं मीडिया में, कुछ पूरे हुए कि नहीं हुए, मगर जो जानी नुकसान है उसको रिप्लेस तो किया नहीं जा सकता जी। मगर हमारे कुछ एक ऑपरेशन के बाद ये जो कि कुछ एक एक्चुअली इंक्वायरी प्रोसेस भी शुरू हुआ, बड़े लैप्सेस सामने आए हैं। तो एक लैप्सेस तो सिक्योरिटी ना रिलेटेड है, इंटेलिजेंस फेलियर के बारे में आ रहा है, और पता क्यों नहीं चला, ख़ास तौर पे ये मीडिया में के अंदर आया। सच्चाई है जी कि 8 अप्रैल को जबकि यूनिफाइड कमांड है उधर बीमा जी, यूनिफाइड कमांड, क्योंकि मैंने कैप्टन से लेकर ब्रिगेडियर रैंक तक बीच बीच में 10 साल से ज़्यादा समय JNK बताया हुआ है, बहुत सारी पहाड़ियाँ, जोग्राफिकल एरिया जैसा कि वहाँ पे है, आप तो भली भांति उससे अवगत हैं कि किस तरीके से वहाँ पर एक जियोग्राफिकल जो कश्मीर का है उसी का फ़ायदा उठाकर सरहद पार से जो आतंकवादी हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं, दखल होते हैं, और वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वही लोग उन्हें शह देते हैं, क्योंकि आप तो वहाँ आपने इतना समय दिया है। देखिए, पहले तो पार्टीशन के बाद एक्चुअली सिलसिला से पार्टीशन के समय शुरू हो गया। अगर इसकी बात करूं मैं तो क्योंकि उन्होंने रेडर भेजे और वो फैल गए पूरे, खासतौर कश्मीर वैली थे, उनको खैर रोक लिया गया उधर कश्मीर, श्रीनगर पहुंचने से पहले। वो भी एक ऑपरेशन था 47-48। उसके बाद 65 के अंदर अयूब खान फील्ड मार्शल, उन्होंने पहले 4 आतंकवादी कैंप जो थे गुरेला वारफेयर सिखाने के लिए PO के अंदर कायम किए। फिर उस समय लड़ाई से पहले 9000 तकरीबन चुने हुए फौजी भी दूसरे बीच में मिला के
उनको काफ़ी सारे ग्रुपों में बांट के जम्मू कश्मीर खास तौर कश्मीर वैली में भेज दिया। और कहीं एक जो उनके कॉलम थे, कोई एक यूनिट टीम, हर को कोडवर्ड दिया गया, हर को टास्क दिया गया, कोई रोड बनाएगा, कोई उधर पहाड़ी पर जाएगा, कोई गन पोजीशन फायर करेगा, कोई हेडक्वार्टर में जाएगा, कोई श्रीनगर उधर पहुंच जाके प्रशासन को कंट्रोल करे, ये वो सारा कुछ था उनको दिया गया था। मगर उस समय मैं समझता हूँ हमारे आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह, जो कि हमारा उस समय कमांडर हेडक्वार्टर शिमला था, तो वो पूरे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान सारे ओवरऑल आर्मी कमांडर थे। और उन्होंने कैसे बचाया जम्मू कश्मीर, वो भी एक बहुत बड़ी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। मगर कहने का मतलब है कि उस समय के कैंप किए गए, उसके बाद कैंप बढ़ते गए, 71 के अंदर भी उन्होंने किया कोशिश, फिर उसके बाद लगातार ये सिलसिला जारी रह रहा है, जो कि प्रॉक्सी वार का भी एक रूप धारण कर गया। एक प्रॉक्सी वार चल रही है, खासकर के 80s में शुरू हो गया ज़्यादा, तो ये रुकने का दम ले रही है। और हमारे पर एक के बाद दूसरा, देखो उरी सेक्टर 2016 में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, फिर भी नहीं, हमारे पठानकोट एयरफील्ड पर हमला, दीनानगर में हमला, और ऐसे हमारे एक वो कानवाई के 40 जो कि हमारे CRPF के जवान मारे गए। सो मेरा कहने का मकसद है कि ये आतंकवाद का सिलसिला लंबे अरसे से पाकिस्तान ने शुरू किया गया है, और कोई भी इस किस्म का ऑपरेशन, मैं अपने तजर्बे से कह सकता हूँ, कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि लोकल सपोर्ट ना दी गई हो। और लोकल सपोर्ट इस केस में भी मिली है कि जो कि देखिए अभी जैसे मैंने बताया है कि जोग्राफिकल फीचर ऐसे हैं जहाँ के मेरे को याद है कि ऐसी 15,000 फुट की ऊंचाई वाले कोई ऐसे फीचर भी हैं। एक दफ़ा बिजली चमकी, मेरे को मालूम है हमारे पास 62 सेट होते थे, ये तजर्बा मेरा उधर ईस्टर्न फ्रंट का भी है, तो बिजली गिरी तो रेडियो सेट पूरा ख़त्म हो गया। मतलब चैलेंज है जी। तो ये जो उस समय भी हमें पता नहीं चला, 65 के अंदर 9,000 कम। और मैं इधर बताना चाहता हूँ अगेन, जो उधर घुसपैठ किए थे खास तौर से 65 के अंदर, उनमें से बहुत सारे आतंकवादी पूरे कश्मीर वैली के अंदर आके उधर इस्टेब्लिश हो गए। आज भी अगर ये किया जा रहा है कि 90 आतंकवादी अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर खास तौर पे वैली के अंदर अभी इधर हैं अभी भी, ये रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अभी भी हैं। और कहीं एक पाइल्ड अप उधर लाइंड अप हैं POK के अंदर। कैंप तो हमने 9 शोगन जी कैंप थे 9 बर्बाद कर दिए थे। उसके बाद उन्होंने असीम मुनीर ने कह दिया था और उनके शहबाज शरीफ ने कैसी तो कैंप इन्होंने और बढ़ा दिए, छोटे छोटे कैंप उससे ज़्यादा कर दिए। और इधर ही बताना चाहता हूँ इससे पहले कि ये अभी जो चीज़ उनका स्ट्रेटजी है वो वाया बांग्लादेश भी है, बाय बांग्लादेश और एक नेपाल, क्योंकि अक्सर ये वो बिल्कुल क्योंकि बांग्लादेश जिसकी आज़ादी के लिए देखो हमने इतनी जानें कुर्बान की, तो वो जो कुछ उनके साथ वापरिया उधर, जो कि अत्याचार जुल्म, इवन दी औरतों के साथ जो कुछ हुआ, अभी रिसेंट भी कितना वहाँ पे बांग्लादेश में चीज़ें चल रही हैं, हिंदुओं को अभी भी उनका कत्लेआम वहाँ पे हो रहा है। खासकर हिंदुओं को टारगेट कहीं भी मिल जाए, हिंदुओं को ना कि सिर्फ भारत में बल्कि बांग्लादेश में भी जो माइनॉरिटी है जहाँ पे उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अभी देखो चुन के बीच में जो कुछ हिंदुओं को नाम ले लेते हैं उसमें कोई शक ही नहीं है, जो कि इतने एहसान फरामोश हैं कि उनको भी बगैर किसी को मार दिया, मारे गए काफ़ी सारे। तो वो मंदिरों पर हमला, माइनॉरिटीज़ के ऊपर जिसमें सिख्स भी हैं, पाकिस्तान में तो जो गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा पाकिस्तान के अंदर भी, तो मगर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान का तो है ही है जी, ठीक है ना, वो चलो उधर सिख्स उधर भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर उधर भी बहुत कुछ हो रहा है। मैं उसके अंदर नहीं जाने होते। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो अभी भी जो आतंकवादी हैं उनके ठिकाने हैं। मैं इंटेलिजेंस फेलियर की शुरू की बात की थी, तो वो हुआ पता चल 9,000 आ गए। और ये तो जनरल पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थी कि अगर हमने रोकना है उनको, ऐसा हो सकता है जब उन्होंने आर्मी कमांड चाह लिया तो उन्होंने बोला कि हाजी पीर वर्ग के इलाके काबू करने होंगे। और ये तो आतंकवादी जो कि इन्फिल्ट्रेटर्स से जो कि इनको इधर भेजा गया था, उस श्रीनगर के एयरफील्ड के इर्द गिर्द आ गए थे।
तो इंटेलिजेंस सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं। मैं बात शुरू की थी ऑल्सो कि 8 अगर अप्रैल को ये मीटिंग होती है, होम मिनिस्टर मीटिंग लेते हैं तो सब अच्छा है, कोऑर्डिनेट हुआ, जैसे CRPF पैरामिलिट्री दूसरे हैं, फौज है, वो ब्यूरोक्रेसी भी है सारे, और उसके बाद 22 को ये हो गया। तो ये एक बड़ा फेलियर है इंटेलिजेंस का भी, और जिस तरीके से आपने 8 अप्रैल का आप जिक्र कर रहे हैं तो ये बड़ा फेलियर है। अगर उस टाइम पे ये सारी चीज़ें हम कहते हैं कि मॉनिटर अगर टाइमली किया जाता तो शायद जिन लोगों की जान आज से 1 साल पहले 22 तारीख को गई थी, शायद वो बच सकते थे, क्योंकि जब वहाँ पर वो जो आतंकवादी थे वो पहुँचते नहीं, या फिर हो सकता कि उन्हें पहले ही वो गिरफ्त में आ जाते या हिरासत में आ जाते। देखिए, जैसे मैंने बताया कि तकरीबन अभी भी जो उनके ख़ास तौर पर ये उधमपुर इलाके, ये वो जो कि पहले के आके उधर बसे हुए हैं और आदान प्रदान करते रहे हैं, ये उधर से सारी सहायता, हथियार, गोला बारूद, तो करेंसी सब कुछ मिलता है। तो उधर से जो कि सपोर्ट लगातार इनको मिल रही है, वो सपोर्ट इनको पता होना चाहिए। पता इनको बाद में लगा हमारी सरकार को, जम्मू कश्मीर को, उस समय के जब के दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ, वो जो डॉक्टर था वो कश्मीर कर रहे थे और भी डॉक्टर थे, तब साथ में पता चला कि ये एक वाइट कॉलर अतवाद भी है, तो वो उधर थे उस समय। उन्होंने, वो लोग थे जी, ठीक है, एक अकेला डॉक्टर नहीं, जो कि मैं सर रेडिकलाइजेशन कर रहे थे, तो उनकी आइडेंटिफाई इतनी देर लग गई, 10 इतने सालों से कर रहे हैं रेडिकलाइजेशन। कई मदरसे हैं जो उधर बहुत कुछ होता रहा है, तो वो जो है वो हमारा इंटेलिजेंस, ये उस समय के ख़ास तौर पर जो कोऑर्डिनेटिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद भी एहतियात बरते, तो ये तो उधर आए हुए थे उस समय, ये देखो आए होंगे, मैं कह कौन सा कोई इधर कोई पूरा उसका जायजा, तो आए होंगे ज़रूर, एक दिन से पहले नहीं आए होते। अगर पकड़े जाते, अभी आए तो बता दिया। अब जो जिसके घर में रहे हैं, इतना राशन स्टोर करना, इतना गोला बारूद करना, 3 महीने तक वो चैलेंज, कितनी और भी उसके बाद भी जो ऑपरेशन हुए हैं, इनके पास गोला बारूद होता है तो मुकाबला करते हैं फौज के साथ, जो कि ट्रेन, इतना कुछ है, सोफिस्टिकेटेड आर्म्स है हमारे पास, और फिर भी हमारी कैजुअल्टी हो रही हैं, अफसर की भी हो रही हैं, जवान भी, JCOs भी लगातार हो रही हैं। तो ये फेलियर है। उस समय भी अगर पूरा जो कि साबित हो गया जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ, जी। तो इसलिए ये जो है, फिर कारगिल के टाइम भी हुआ हमारा इंटेलिजेंस एयर, वो आके बैठ के हमारी पहाड़ियों के ऊपर कारगिल के अंदर, हमें पता चला बाद में थ्रू दी शेफर्ड्स, जो कि वो उधर नोवेट्स चलाने वाले उधर। कारगिल का जिक्र यहाँ पे हुआ, मैं जानना चाहूँगी आप कारगिल वॉर में थे? आप नहीं, मैं उस समय रिटायर हो गया था, मैं एज डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर था, पर मेरे को पता है जो कुछ हुआ, उससे पहले तो गए हैं हम। कैप्टन विक्रम बत्रा का बहुत नाम आता है जब भी कारगिल वॉर की बात चलती है। कैप्टन विक्रम बत्रा पालमपुर से थे, और मेरे जानने में, मेरी नॉलेज में है कि आप भी पालमपुर में सर्विसेज दी हैं। मैं स्टेशन कमांडर पालमपुर में रहा हूँ 91, 92, 93, तकरीबन 2 साल 92 से। तो उनका देखो जो योगदान है, देखो एक यंग ऑफिसर, देश प्रति जज्बा, भावना, मर मिटने का जज्बा, एंड इज आस्किंग कि अभी चिट्ठी लिख रहे हैं, मन मांगे मोर जी, दिल मांगे मोर, हाँ ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे जी, दिल मांगे मोर जी। तो वो जो जज्बा है, जो भावना है, जो देश प्रति, जो वो एक बहुत बड़ा सबूत, इसलिए द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला उनको। तो उनका प्लस और भी काबिल ऑफिसर और भी हैं, ठीक है। तो जिनको महावीर चक्र, परमवीर चक्र भी थे, महावीर चक्र, और भी गैलेंट्री अवार्ड मिले जी। ये जो एक्चुअली हिमाचल, पंजाब, हरियाणा या अनडिवाइडेड पंजाब, इनकी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रही है फोर्सेस के अंदर, इनका मैक्सिमम योगदान रहा है, शहादतें भी इनकी मैक्सिमम हुई हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक कोई डोगरा रेजिमेंट हो, कोई मिक्स हो, तोपखंड की हो या किसी की भी हो, ठीक है, हर किस्म की, क्योंकि मिक्सड है। मेरे पास जो यूनिट मैंने कमांड की, उसके अंदर
67% सिक्स थे, 33% डोगरा थे। जी मैंने खुद डोगरा बैटरी कमांड किया एज ए मेजर। ओके सो इनके अंदर जो कि एक हेरिडिटरी जो कि इनके अंदर फौज के पहले देखो तो बड़े जो बड़े बड़े हैं वो पहले फौज के अंदर रहे हैं, जी तो वो जो इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो वो उसके अंदर उनके पेरेंट्स को मैं मिलता रहा हूँ, इधर आए थे, इधर भी आए थे, एक दो फंक्शन के भी दिए थे, मगर वो प्रेरणा मिलनी चाहिए, देनी चाहिए और मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को, नौजवानों को, वो आगे आए। बिल्कुल अभी जो है क्या हो रहा है, हिमाचल हो या हरियाणा हो या पंजाब हो, अग्निवीर वाले जो बीच में आ गए हैं, जो जी, किए जी, हैं, जी। उसके लिए काफ़ी रोष प्रदर्शन देखो हिमाचल में भी हुए, जी बिल्कुल हुए ठीक थे, है ना। जी। तो वो भी एक इशू है जो कि आगे फौज की जो परफॉर्मेंस को उनमें कहीं कमी पेशी कोई नहीं है। प्रभावित तो हो कहीं ना कहीं। आप कैसे देखते हैं कि अग्निवीर जो स्कीम है वो कहीं ना कहीं फोर्स को आगे चल के प्रभावित कर सकती है, यस, इंडियन आर्म फोर्स को? देखिए दो पक्ष हैं उसके। जी एक तो है कि जो 25% रखेंगे, पहली बात है जो कि जवान गए हैं अग्निवीर में, हाँ जी हाँ जी तो उनमें कमी पेशी कोई नहीं है। ट्रेनिंग उनको कम मिली है, तनख्वाह उनको कम मिलती है, 30,000 मिली तो दूसरों को 40,000, उनको सहूलतें नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, बिल्कुल, कुछ नहीं है, बिल्कुल। छुट्टी कम है, बहुत सारी, बिल्कुल मगर उनके अंदर जज्बा लड़े भी हैं। एक दो सुसाइड केस भी हुए हैं इधर पंजाब के अंदर भी। सो मेरा मतलब कहने का है कि उनके अंदर मगर जो सोशल फैक्टर है बड़ा बड़ा है। तो गांव वाले तो ये कहते हैं ये तो 4 साल के लिए है, तो 4 साल के बाद जो 75% वापस आएंगे इसी साल शुरू हो जाएंगे, हाँ जी। पहला बैच। हाँ जी एक तो पॉइंट वो है, 2022 से शुरू एक तो हुई थी पॉइंट, इसकी। हाँ जी, हाँ, तो 4 साल के बाद जी, जो जी, आएंगे जी। उनका क्या असर होगा, वो मैं यही बताना चाहते, क्योंकि ट्रेंड मैन पावर हमारी जो है फौज ने बाहर निकाल लिया, उसका फ़ायदा दुश्मनी भी लेता है। उसमें से कुछ एलिमेंट हो गए, उनको गुमराह करके, उनको ल्योर करके, उनको मोटिवेट करके, पैसा कोई लालच दे के उसके बीच में इस्तेमाल करते, वो है। दूसरा हमारी 75% ट्रेन में पार चली गई, कम होगी, अगले फिर लेंगे 4 साल के लिए, जी और भर्ती तो लगातार जारी है, जी मगर अल्टीमेटली 14 साल के बाद 15 से पहले अगर उनको भेज देना है तो जो पक्की फौज वाले हैं तो वो आस्ता आस्ता निकल जाएंगे। तो ये इनको पता है कि हम तो थोड़े समय के लिए आए हैं, इनको पता है कि हमारा कैरियर इज़ नॉट वेरी सिक्योर। एग्जैक्टली इनको पता है कि हमने अपनी पढ़ाई छड़ के कोई ग्रेजुएशन को पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, आए हैं। बिल्कुल इनको पता है कि हमारा सोशल फैक्टर जो बहुत ज़्यादा है, कि हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, इनकी ख़ास तौर पर मैं बता सकता हूँ, लोग जिन्होंने शादी करनी थी वो भी हिचकिचाहट कर रहे हैं, वो भी कहते बिल्कुल हैं कि बिल्कुल नहीं। तो एक टाइम ऐसा होता था जब भी आर्मी ऑफिसर का जिक्र होता था कि रिश्तों की एक होड़ लग जाती थी कि नहीं, लेकिन अभी वो एक चेंज तो आया है जब से अग्निवीर स्कीम आई है। मतलब हम कह लें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हैं, अगर हम बात करें अग्निवीर की। प्रॉब्लम ना, प्रोज एंड कॉन्स अगर प्रोज एंड हाँ देखो, जी। एक तो है, आई एम सॉरी, मेरा 71 की कैजुअलिटी है, मेरा हार्ड ऑफ हियरिंग काफ़ी सारा। देखिए एक तो है कि थोड़े सिर के लिए आजकल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, जी बिल्कुल। तो ये नौजवान सोचते हैं या जाओ कि जिनके पहले भी मन था शुरू के फौज के अंदर, मैं बोला हूँ ना, ये तो विरासत में मिला हुआ है, फौज के अंदर जाना है, वो मेन प्रोफेशन ऑफ आर्म्स फॉर दी हिमाचल। क्योंकि बार बार मैं बात करता हूँ कि मैं एक उधर देखा हुआ, मेरे डोगरा बैटरी कमांड की है, यूनिट कमांड की है, हम पंजाब में भी, हिमाचल में। तो एक तो ये है कि जो कि ये अग्निवीर 4 साल अंकल कहते हैं, चलो जितना थोड़ा सा तो नौकरी तो कुछ मिलेगी, कुछ ग्रेचुटी वगैरह मिलेगी, एक तो वो है उनके अंदर कि थोड़ा सा मिलेगा फ़ायदा, तो ये है, थोड़ा सा बेरोजगारी बहुत है। दूसरा है कि वो लड़के जा रहे हैं जो कि बाहर जाने के लिए चाहवान इच्छुक होते हैं, बाहर मुल्क में चले जाना है, तो वो उधर जा नहीं पाते। वो है जो पक्के तौर पे भर्ती होने के लिए थे, वो तो उसके अंदर नहीं जाते, वो कहते हैं कि हमने नहीं जाना, नहीं जाते। ऐसा है, जाते हैं, बहुत सारे आते हैं,
पर जो आते हैं वो अनफिट हो जाते हैं, वो हैं जो ड्रग्स कहीं लेते हैं। तो इसके दोनों पक्ष हैं। इसके फ़ौज के अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि इनको सबसे ज़्यादा जो हिडन फैक्टर है वो है कि पेंशन के अंदर इनकी कमी कर दो। जो डिफेंस बजट है उसके अंदर पेंशन देती है उसको ख़त्म करना है। फिर जो फ़ौज के अंदर डिसेबल्ड हो जाते हैं अग्निवीर, जी मेरे को पता है, इधर 4 लड़के थे पंजाब के मैं जानता हूँ, मैं संपर्क किया है, मैं एक को मिलता हूँ, वो क्या वो स्कूटर के ऊपर अपना थैली डब्बा बांधा हुआ है, जी टमाटो वो टमाटो बेचते हैं। क्या करें, डिसेबिलिटी होगी कैसे होगी जबकि वो ट्रेनिंग के दौरान, तो ट्रेनिंग के दौरान कोई चोट लग गई, कोई टांग टूट गई, कुछ होगी तो फ़र्ज़ बनता है कि उसको मेडिकल एड इमीडिएट दे दी, पर डिसेबिलिटी कुछ ना मिली, वो बाहर आ गया, बाहर निकाल दिया। जबकि एक पक्का सिपाही जो है उसको डिसेबिलिटी पेंशन भी मिलेगी, उसको पूरी सहूलतें भी मिलेंगी, ये नहीं है। इनको सहूलतें मेडिकल ECHS स्कीम है। सो ये बड़े नेगेटिव पॉइंट है। और ओवरऑल तो फिर पड़ेगा परफॉर्मेंस, कहते हैं नहीं, बट ठीक है बजट कम करना है थोड़ा, डिफेंस बजट इनको इस बार जो बजट आया है जो अगला फाइनेंशियल ईयर है 2026 टू 2027, उसमें डिफेंस के लिए जो बजट है उसमें इजाफा हुआ है। आपने बजट देखा होगा, उसमें इजाफा हुआ है। मतलब आफ्टर पहलगाम अटैक वो ऐसे है। हाँ जी। उतना तो जो कि कॉस्ट फैक्टर है, वो जो उसके महंगाई फैक्टर है, वो उतना 10% तो वही निकल जाता है, जो हुआ है। मगर बार बार पार्लियामेंट कमेटियां डिफेंस में भी बोला है GDP का हमारा 2 से 3% के दरमियान GDP की डिफेंस बजट होना चाहिए। ये तो 1.9 के आसपास है अभी। और जबकि जिसके अंदर पेंशन भी है, इनको सबसे ज़्यादा पेंशन भी है, उसके अंदर कैपिटल बजट है, दूसरा है क्योंकि हथियार खरीदने हैं, बढ़िया गोला बारूद चाहिए, राफेल हों या दूसरे हों, S-400 हों, सारा चाहिए, ज़रूरत है। मगर बाकी खर्चे कम करने होंगे। चाइना का 3 टाइम बजट हमारे से ज़्यादा है, डिफेंस बजट। पाकिस्तान तो बुरी हालत है उनकी, वैसे उनका तो कम है, नाले छोटा मुल्क है, ज़्यादा उनका है भी नहीं इतनी बॉर्डर जितना हमारा है, ठीक है। तो हमारा 12-15 हज़ार से ऊपर किलोमीटर बॉर्डर है 7 मुल्कों के साथ का, उनका है नहीं इतनी। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी भी हैं, मगर बजट जो है बाकी उनके वो फौज खुद तय करती है कितना चाहिए हमें। सो बजट का भी बहुत बड़ा है। पर एक मैं बात करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा मुद्दा के जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में शायद आज उसकी लगी हुई आखिरी थी, NFU नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। सिविल में क्या है, सिविल जो कि एक दफ़ा जब के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कर लिया, IAS कर लिया, तो उनको अपग्रेडेशन पे उनकी तनख्वाह बढ़ती जानी है। बेशक वो देखो SDM बने, DC बने, उसके बाद अंडर सेक्रेटरी, फुल सेक्रेटरी जो भी बने, उनका बढ़ता जाना है। इधर जो नई प्रमोशन मिली, मेजर से आगे नहीं गए, उनका तो फिर अपग्रेडेशन ना हुआ, लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए, नहीं हुआ जिनका, तो वो तो गए ना। तो वो नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन बड़ी देर से चल रहा था, मगर फिर आगे जो है अफसोस की बात है सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये जाके बयान देते हैं नहीं देना चाहते। कई एक रीज़न है कि इसका बड़ा असर पड़ेगा, ये होगा वो तो फिर अपने आर्गूमेंट जैसे मर्जी कर दो। ये तो बोलते थे जो कि पार्लियामेंट ने 2 दफ़ा पार की तय करें कि पेंशन नहीं देना चाहते, बहुत असर पड़ेगा। वो तो लिया है, हमें पता कैसे लिया है, ठीक है, दे के राज़ी नहीं थे, ठीक है, ऐलान किया, वो उसके बाद पार्लियामेंट में जब पास हो गया तो ये तो मैं समझता हूँ। फिर भी कहीं एक ऐसे केसेस हैं जो कि बहुत सारे मेडिकल ग्राउंड पर दूसरे केसेस हैं जहाँ के AFT, जहाँ के हाई कोर्ट, जहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला दे दिया, तब भी उसके खिलाफ जो भारत सरकार है हमारे, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके खिलाफ भी वो उधर पटिशन दायर कर देते हैं कि नहीं देना चाहिए। सो ये बहुत मैं समझता हूँ कि ये ऐसे देखो फ़ौज के अंदर बहुत सारी शॉर्टेज हैं। एक एक अफसर को 3-3 अफसर की ड्यूटी देनी पड़ती है, एक एक जवान को 3-3 रात जागना पड़ता है ड्यूटी देने। ये हम पहलगाम की बात करें, जो ऑपरेशन 3 महीने चला और जिन्होंने हिस्सा लिया है उनका पूछ के देखिए, दिन रात
उस जंगल के अंदर जहाँ के दिखाई बिल्कुल नहीं देता, उधर जंगली जानवर होते हैं, इस किस्म का माहौल है। इसलिए तो उधर जो कि हमारे मुकाबले होते रहे, हमारे बहुत सारे जवान शहीद भी बीच में हो गए, उनको घेराबंदी 250 किलोमीटर इलाका जहाँ पहाड़ में छुपे हुए थे, 250 किलोमीटर इलाके की कॉर्डन ऑफ करना, घेराबंदी करना, उसके अंदर फौज का ज़्यादा योगदान है। तो अगर एक जवान को रात को रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा बीच बीच में, क्यों 1 लाख जवानों की तकरीबन कभी है 90,000 पूरे फौज के अंदर, कितना एक बार दोबारा 1 लाख के आसपास फौज के अंदर कमी है जवानों की, 1 लाख के 90,000 से लेके 1 लाख के फौज, और 9,000 अफसरों की कमी है। तो ये अफसरों की कमी है, कहते हैं ठीक है, बट लेट मी टेल यू, ठीक है जो मर्जी कही जाए ये ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो, हाई टेक हो, ठीक है, AI आ गई है, मगर यू कांट रिप्लेस ए पर्सन, ए सोल्जर, JCO अफसर कोई भी जिसने के मिसाइल सिस्टम हैंडल करना, फायर करना, जिसने के उधर गोले बरसाने हैं, ठीक है। तो ये अभी ठीक है, ये लिमिटेड ऑपरेशन था जो कि ऑपरेशन से दूर, वो बेसिकली बाय द एयरफोर्स, ठीक है। वो तो बहुत ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन, अभी भी जो ईरान मुकाबला कर रहा है, वो देखो जो जंग चाली है इजराइल USA ने थ्रस्ट अपॉन ईरान, तो उसके अंदर चुन चुन के अगर जो नेता लोग मारे गए हैं, रिलीजियस लीडर जहाँ जो, वो सारा टेक्नोलॉजी है, पता चले कहाँ कहाँ से ट्रेस करके लोग के, जी वो तो है। मगर अगर हमास के अंदर उनको मारने के लिए अंदर गए फौज, तो फिर तो मुकाबला होगा, फिर तो बीच में आप ही जाएंगे। वियतनाम के अंदर हुआ, कितने मारे गए, 1 लाख से कितने इनके अमेरिकी मारे गए। इनको पूछो जो अफगानिस्तान में कितने मरे इनके अमेरिका के, अफगानिस्तान के अंदर जो उधर के, ठीक है, जो लड़ाई दोनों में लड़ते हैं, दोनों पास से होता है नुकसान, हमारा नहीं हुआ, सारे में हुआ, सारी लड़ाई में होता है जी। मगर कहते हैं फुट ऑन सोल्जर, फुट ऑन ग्राउंड, सोल्जर ऑन ग्राउंड, जो करना था अमेरिका ने। तो जो उधर बैठे हुए हैं ईरान के अंदर जो हो गए, जो कि वो आगे लड़ेंगे नहीं, वो तो सबक सिखाएंगे, इन्होंने सबक तो सीखा नहीं, सबक सीखना था इनको, वियतनाम वार सबक सीखना चाहिए था इनको। अफगानिस्तान के अंदर कितना इंसान हथियार छोड़ के इधर तक बढ़िया तोपें छोड़ के चले गए अमेरिका वाले। मेरा एक सवाल, और ये काफ़ी समय से मैंने बहुत से आर्मी ऑफिसर्स को भी पूछा है, आपको भी मैं यही सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर हम बात करें 2014 से पहले जब UPA की सरकार थी, हालांकि अगर NDA की बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन अब ये कहा जाता है कि 2014 के बाद जब मोदी सरकार सेंटर में आई, तो काफ़ी कहीं ना कहीं जो मिलिट्री है उसे फ्री हैंड दिया गया है। आपने इतने साल सर्विसेज दी हैं, तो कितना आप इसमें, अगर मैं कहूँ तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आपकी, कितना अभी आपको फ्री हैंड कितना, और पहले क्या सिचुएशन होती थी? अगर देखा जाए देश की बंटवारे के तुरंत बाद हमने धोखा क्यों खाया, क्योंकि हमने जब के उस समय के सेना मुखी, पहले हमारे 2 सेना मुखी ब्रिटिशर हुए हैं, ठीक है, तो फिर जब के ये अपना स्ट्रेटजी तय करते समय ये जब पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि इधर से खतरा चाइना की साइड से खतरा हो सकता है, ठीक है, तो वो ये कह के कि नहीं हमें कोई बाहर से खतरा नहीं है, तो डेलीगेशन ऑफ पावर कोई दी नहीं गई उस समय, ना तो ध्यान दिया गया मॉडर्नाइजेशन ऑफ द फोर्सेज के ऊपर। तो उस समय के बाद जो कि हमें भेज दिया गया कि फॉरवर्ड पोस्चर, ठीक है, फॉरवर्ड पोस्चर, इसलिए हमने धोखा खाया, इसलिए वो आए 62 के अंदर जो कुछ हुआ। ये तो बात हो गई कि अपनी नेशनल पॉलिसी जो थी, मगर जो आपने जो बात किया है ऐसी बात नहीं है। ऑपरेशन ऑर्डर्स, ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन जो बनती हैं ये ओवरनाइट नहीं बनी,
ये बहुत कई पॉलिसीज़ कई जो डिसीजन मेकिंग है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी करती है। ओके। जेकर मैं बात करूँ, आप बोलते हैं पहले की बात करूँ, तो अगर मैं बात करूँ 65 जंग की, तो देखिए अपना उस समय जनरल हरबख्श में जैसे बताता हूँ जम्मू कश्मीर है, इसके बाद हालात ये पैदा हो गए कि जबकि अतवादी जो थे टेररिस्ट, ये अतवादी जो कि उधर से आए, जो कि इन्फिल्ट्रेटर कह लो, तो श्रीनगर हवाई अड्डे के आसपास पहुंच गए। तो फील्ड जो अपने आर्मी चीफ थे उन्होंने पेश की, जो इधर से गए तारे जाती थी उस समय, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि इधर मार्शल लॉ लगाया जाए, मार्शल लॉ लगाया जाए श्रीनगर में, क्योंकि घेराबंदी हो चुकी है, जो इन्फिल्ट्रेटर सारे पासे से आ गए थे। तो वो तो उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल थे जनरल बख्शन, जो कि अपनी पलटन उस समय बन के उनको बोला था कमांड करें, जो कि सेकंड से पलटन थी। तो वो जब के 65 के अंदर की बात अभी करता हूँ, पहले उसके साथ लिंक करके, तो उनको बोला गया, तो वो कहते कि नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात करते हैं, क्या बोलते हैं कि नहीं। उन्होंने बोला कि जे हम फौज इधर मार्शल लॉ लग गया तो जंग लगेगी, तो जंग लड़ेगा कौन? तो उस समय के जो कि अपने प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और फिर उन्होंने पंजाब वाली जो स्ट्रेटजी बताई, लाल बहादुर शास्त्री ने उनको मिले थे उधर, जबकि होम मिनिस्टर थे तेजपुर पहुंच के। मैं उधर ब्रिगेड कमांडर रहा हूँ बाद में, इस ब्रिगेड के बाद CCRT 4 कोर। उस समय जनरल कौल थे, नाम तो एक बताना कोई हर्ज नहीं है, हिस्ट्री है, मिलिट्री हिस्ट्री है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बीमार हो गए, जब बीमार हो गए, जंग के भी चल रही थी, कुछ दिन के बाद उन्होंने विड्रॉ किया है। तो वो भी उनको दिल्ली ले गए अस्पताल। तो उस समय देखा कौन है, तो जनरल हरबख्श सिंह, वो मेजर जनरल थे, उनको लेफ्टिनेंट जनरल बना के ड्यू थे, उधर भेजा। जब भेजा तो वो लाल बहादुर शास्त्री उधर पहुँचे, तो उनको क्या चीज़ चाहिए, क्या कमी, उन्होंने इतनी जीपें चाहिए जो कि कैलकाटा से ऑर्डर किया, इतना कुछ करना। वो आगे गए, खैर उन्होंने कंट्रोल किया। जब सीज फायर हो गया तो वो उसके बाद वो जनरल कौल भी आ गए और इनको दूसरी कोर दी, मगर इनका इम्प्रेशन बन चुका था। तब 65 के जंग के डेलीगेशन ऑफ पार, उन्हें बोला था कि जनरल चौधरी थे चीफ, उन्होंने बोला था कि जो जनरल हरबख्श कहता है उसको मान लिया। जनरल हरबख्श ने जो मान लिया था, तो वो मार्शल लॉ लागू नहीं हुआ और उनकी स्ट्रैटजी मान ली। डेलीगेशन ऑफ पावर सारी ऑपरेशनल जड़ियाँ इंस्ट्रक्शन ने हमारे पास थी एज ए ब्रिगेड कमांडर, कहाँ तक है वो लिमिटेड था, मगर एक चीज़ ज़रूर थी, उसमें ज़्यादा कंट्रोल था। मैं अपनी बात करूँगा कि जब मैंने 83 में कमांड ली, तो पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर गए हम, मेरे काम उसमें लाइन, उसमें तारे नहीं बिछी हुई थी। तो मेरे को जो स्कॉट करके वो जा रहे थे, तो बिल्कुल 15 गज की दूरी पे पाकिस्तान की पोस्ट थी। तो पाकिस्तान का जो सेक्शन कमांडर था, उसने आवाज़ दी कि उस्ताद आगे नहीं बढ़ना, कि तुम्हारे फायर करने के लिए तो तुम तो इंदिरा गांधी से लेनी पड़ेगी परमिशन, हमारे पास हमारी जेब में है। ये हालात थे। अच्छा। तो उस समय थी रिस्ट्रिक्शन। तो रिस्ट्रिक्शन थी, जो तोपखाने का फायर करना, तो आर्मी कमांडर थे कर परमिशन, ऐसे लेट डाउन था। रिस्ट्रिक्शन तो थी, मगर लोकल कमांडर को फिर जो उसके एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन जो उसकी थी वो, मगर उसके बाद जो बात करते हैं 2014 के बाद, बातें तो ठीक है, कहने की बात पॉलिटिकली बात और है, मगर अगर जब ऑपरेशन मान लिया जाए, मैं बात करता हूँ सर्जिकल स्ट्राइक, तो प्राइम मिनिस्टर खुद कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे। जी बिल्कुल। एक ही चीज़ देखी जा रही थी, कंट्रोल मॉनिटर कर रहे थे। मॉनिटर तो होता ही है, आर्मी कमांडर अपनी जगह, चीफ उधर बैठे हैं, साथ में मॉनिटर कर रहे हैं। तो पहले क्या होगा, क्या सारा ऑपरेशन संदूर का भी ऐसे ही है। तो दिल्ली ठीक है, फ्रीडम बोल दिया कि फिर जब के पहले तो बीच में 9 तारीख की बात है, 7 मई के 9 को
फिर इन्होंने दिला था 9 तक तो थोड़ी प्रॉब्लम थी। जी नहीं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके था बाद- 6 और 7 तारीख के बीच में हुआ था जब हाँ साथ हाँ 6 और 7 तारीख की जो रात थी उस रात समय के नहीं। मिडनाइट। हाँ जी उसके बाद भी जब के बात आई थी स्ट्राइक करने की जी। डीप इनसाइड, तो वो भी ऐसे बातें हुई थी कि ठीक है पाकिस्तान एक तो हो गया ना पीओके पाकिस्तान के अंदर ही फायरिंग करने, तो कुछ डिफरेंसेस मतलब कि डेलीगेशन कंट्रोल पूरा इतना ये करना है, ये तो बताया गया था कि कैंप उड़ाने हैं, कितने कैंप उड़ाने हैं, कैसे करना है, इतना तो दिया गया था। स्ट्रेटजी सारी बनाई ये तो हुई थी। प्लानिंग तो फिर जी। has देखो क्यों इट हैज़ नॉट ओनली सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन, इट हैज़ इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन। एग्जैक्टली आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट। इंटरनेशनल उधर इंटरवेंशन जो है डोनाल्ड ट्रंप उस समय क्या था अब भी कहता रहता है, तो उनको पता है फिर वो बीच में इससे पहले कि देरी हो जाए। हाँ। आफ्टर ऑल 71 की जंग में यही हुआ जी जी कि जल्दी बोला गया था ख़त्म करना, क्योंकि उससे पहले कि इनके अमेरिका ने तो अपने जंगी बेड़े भेज दिए थे, वो तो रशिया ने हमारी मत की। जी 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 सो ये इम्प्लीकेशन तो हैं, इसलिए जल्दी जल्दी ये ऑपरेशन खत्म करना, इसलिए ये रिस्ट्रिक्टेड था, कंट्रोल था, कंट्रोल्ड फैसला कौन थी लड़ाई जो करी थी कि भाई इतना करना है, ये काम करना है, तो वो क्योंकि पूरी फौज नहीं भेजनी थी ना, जी, जी। आर्मी नहीं जानी थी, बिल्कुल आर्मी उधर तैनात थे, फौज तैनात थी, लाइन ऑफ कंट्रोल थे हम रहे हैं, जी मगर उन्होंने फायर भी किया, हमारा भी रिटेलिएशन हुई, इसलिए मगर 2014 में क्योंकि हम OROP के लिए संघर्ष कर रहे थे, पहली दफ़ा अगर 2014 में सरकार गिरने से पहले OROP जो उधर पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ है, तो वो हुआ था बेस्ड ऑन दी पार्लियामेंट कमेटी ने जो कि इसकी पूरी रिपोर्ट लिखी थी, जिसके चेयरमैन थे बीजेपी के चेयरमैन थे, तो वो पास हुई 2014 में। उसके बाद तो फिर 2014 में नई सरकार आ गई, तो इनको करना ही था। जी मैं बोल के हटा हूँ, बता के हटा हूँ, ठीक है। उस समय देखिए OROP तो मिली बाद में, कोई शक नहीं। वैसे तो पे कमीशन, थर्ड पे कमीशन के बाद तो हमारा डाउन ही चलता गया, जी जी पिछली सरकारें सब कुछ, मगर उसके बाद अभी भी जो कुछ लिया वो संघर्ष करके लिया है, लड़के लिया है। अभी भी हम तो जोर लगा रहे हैं, किसानों ने अपनी जगह लगाया कि भाई अग्निवीर का तो प्रदर्शन सिर्फ पंजाब ने थोड़ी किया, हिमाचल हिमाचल में भी हुआ है वो बिल्कुल। वो ठीक है, मगर जो गाड़ियाँ जलाई गई वो तो गुजरात बिहार में जो कि उधर गाड़ियाँ तक जलाई गई, जो कोई किए वायलेंस गए। तो हुआ था उस टाइम पे। वो तो ज़्यादा तो उधर हुआ, तो इसलिए ऐसे मसले हैं जहाँ के फैसले लेने से पहले तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन असेस करनी होगी, उनको बीच में इन्वॉल्व करना होगा। जी इसलिए अभी भी जो कि वी हैव टू बी प्रिपेयर। देखो कि पहले जहाँ के लद्दाख की बात कर लो, 10,000 हमारे सैनिक उधर तैनात थे, हम 10 लाख तक पहुँच गए हैं। देखो 1 लाख तक पहुँच गए हैं, 13 लाख की फौज, 12 लाख है तकरीबन, 1 लाख उधर ही लगी हुई है कि पूरे जो के हमारे ये देखो उस समय इसमें कोई शायद डेवलपमेंट वाज नॉट देयर, कोई इतना मॉडर्नाइजेशन नॉट देयर। होगी है, तरक्की तो हुई है, पर चाइना की 3 दफ़ा तरक्की है, 4 दफ़ा। फिर जो नेक्सस हो रहा है बड़ा ख़तरनाक, अभी बांग्लादेश भी इनके साथ शामिल हो रहा है। जी जी और नेपाल ने खबर दी थी, ये नेपाल से आई थी सरकारी तौर पे कि देखना कि जो कि अभी टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, कहीं ये रास्ता अख्तियार करके कहीं ये उनको मिला के साथ में बांग्लादेश को सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑब्जेक्टिव। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमीडिएट वार, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रेटजी ऑफ चाइना विच हैज़ गॉट। सो इट इज़ नॉट वन फ्रंट वार, टू फ्रंट वार, वन हैज़ टू बी। ये एक पासे तो हमारी फौज लगी हुई है, देखो सारी बॉर्डर्स के ऊपर 15,000 किलोमीटर कुछ बॉर्डर है, 7,500 तकरीबन वो कोस्टल बेल्ट है। मगर जो कि इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हैं, जो कि देखिए ये जो चल रहा है कि अभी मान लिया जम्मू कश्मीर टेररिस्ट स्टार्ट कर, ये तो इंटरनल सिक्योरिटी, ये तो पुलिस का काम है। और फिर जो उनका काम जो स्टेट फोर्सेस है, पुलिस पैरामिलिट्री भी लगा दी,
फोर्सेस हमारी फ़ौज भी है जहाँ के सब ख़त्म हो जाए, कोई शक नहीं है। मगर सबसे बड़ी चिंताजनक बात जो ये है, पहलगाम के साथ ऑपरेशन के बाद भी सामने आई, वो अभी भी है कि जो कसूरवार अधिकारी हैं, बेशक वो पुलिस अफसर हो, जवान हो, कोई भी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, प्रशासन कोई भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक 1 साल के अंदर क्यों नहीं दिखाई दी। अभी जो इज्जत मान सत्कार मिलना चाहिए फौज को, वो नहीं दिया जा रहा। पहले समय था जबकि एक सिपाही भी जाता था डिप्टी कमिश्नर के पास तो डिप्टी कमिश्नर खड़ा हो जाता था, खड़ा होकर बात करता। अभी कोई पूछ गिछ नहीं है, कोई जाए सुनने के तैयार नहीं है। आए एक ब्रिगेडियर, सर्वेंट ब्रिगेडियर को दिल्ली में, वो सैर अपने घर से बाहर निकला है, उसको क्या कैसा गुंडियों ने मारा है, और पुलिस ने अभी तक रिपोर्ट मुझ समय तक नहीं की थी। ये जनरल हुड्डा जो कि आर्मी कमांडर रहे हैं इसी में, और एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी जबकि आर्मी कमांडर थे कि जो चेक पोस्ट है उधर से टेररिस्ट जो भी थे वो आ रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोकी नहीं, वो तोड़ के चले गए बैरिकेड। दूसरा पहुंचा, तीसरा, तो उधर जवानों ने फायर किया तो वो मारे गए, वो जो भी था 1-2। इतना प्रेशर बढ़ा जनरल हुड्डा के ऊपर, उनका कोर्ट मार्शल किया गया। आज जनरल हुड्डा की गाड़ी इधर जीरकपुर के पास में, वही आर्मी कमांडर, पुलिस वाले, खैर उस समय तो पता नहीं था गाड़ी किसकी है, पर उसके बाद जब के पता चल गया उसकी शिकायत तो मैंने भी अपना मनमोहन भगत जो मिनिस्टर हैं उनको ज़बानी तैयार करके, भाई उनके कार्रवाई की हुई है दिखाई दे, ये एक्शन नहीं लेते। ये नेक्सस है पुलिस और पॉलिटिशियन का नेक्सस है, और ये ब्यूरोक्रेसी साथ में है, और जो इज़्ज़त मान सत्कार पहले सत्कार मिलता था फौज को अभी नहीं मिल रहा, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो आज छुट्टी आता है कोई पूछ के नहीं है। जो हमारे सैनिक बोर्ड हैं, कार्यालय हैं, जितने भी हैं, इनमें से कमी पेशी है। बहुत सारे अफसर नहीं हैं, बहुत सारे आगे संस्था का काम चलाने के लिए, इसलिए मैं समझता हूँ सिर्फ पॉलिसी दे देना, बात कर लेना। साउथ में हुआ ब्रिगेडियर की लड़की लड़का जो कुछ हुआ था साउथ में, इधर बटाला में, अमृतसर में हमने केस टेकअप किया था। एक ऐसी कैटेगरी का लड़का छुट्टी आया था, उसको पुलिस ने मारा। तो फिर इनके साथ तो वो होना चाहिए जो प्रताप सिंह कैरों के लड़के सुरेंद्र कार के कैरों के साथ हुआ था, जिसने गुंडागर्दी की थी सिनेमा के अंदर एक फौजी के अफसर की उसकी वाइफ को, उसको लेके थे छावनी में, और फिर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पास गए थे, वो कह नहीं छोड़ना उनकी जो कार्रवाई की। वो तो उस समय के सेना मुखी ने फिर बोला था कि जेकर हम एक देश की रखवाली करते हैं, जेकर हम अपनी क्या रखवाली करेंगे, जेकर हम अपनी जो कि लेडीज़ हैं उनको देखभाल कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ को। तो ये एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी तो हमारी बातचीत होती रहती है। मैंने इतना लंबा समय बताया, उस समय तो अतवाद इतना नहीं था, मगर अभी पता है हमें, ठीक है। एक लेखक के तौर पर लिखता रहता हूँ, और जैसे चैनलों पर भी जाता हूँ, और मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये जो कि अभी कोई प्रॉब्लम, इतनी समस्याएं बढ़ गई हैं कि जबकि ये देखो चाइनीज़ आए तो है, उसमें कोई शक नहीं। पैंगांग सो लेक मैं जाके देखा हुआ पहले अपने टाइम जब मैं ब्रिगेड कमांडर था, ठीक है। अभी जबकि इंटेलिजेंस की बात हम कर चुके हैं, जबकि उस समय फौज जैसे बहुत कम थी, तो इधर से भेजो कहीं से भी, पंजाब हिमाचल कहीं साउथ से भी, तो उनको बच्चे उनकी फैमिलीज कहाँ जाएं, गांव में गए, अपने बच्चे पढ़ते हैं। एज इट इज़ एक स्टेशन दूसरे स्टेशन से जाने के लिए बहुत सारी कठिनाई, तो वो बच्चे जो कि इधर से जाएँ उधर से तकलीफ़ होती है, घर में समस्याएँ जो कि पारिवारिक समस्याएँ, तो छुट्टी भेजते हैं, छुट्टी भेजते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। जबकि ये अपना डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी गए थे उधर, जाके उधर ले के अंदर इन्होंने सैनिक सम्मेलन लिया, तो लड़कों ने खड़े होके बोला कि साहब हमारे यही पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ कि हमें ये बात है, हमारे परिवारों की कोई पूछगिछ नहीं। उन्होंने बोला था अच्छा ऐसे करो, हर एक फॉर्मेशन एक एक JCO भेज दो उधर, जो कि ज़िला भलाई दफ्तर के अंदर रहेगा, जो कि उधर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के साथ तालमेल रखेगा, तो इनकी प्रॉब्लम दूर करेगा। मैंने उस समय सवाल किया था, आज भी कर रहा हूँ कि अगर एक ब्रिगेडियर की ये हालत है जो मैं बात की है, एक उसको नहीं पूछते जब के जाते हैं। मैं डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर पंजाब रहा हूँ 5.5 साल, कारगिल के टाइम पे मैं उस समय जाते रहे हैं।
व्हेन दी जब के सिचुएशन खराब होती है, लड़ाई हो, तब सब ये पूछते हैं। बिल्कुल बाद में कोई नहीं पहचानता, बाद में बात करने के लिए तैयार नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज दे आर नॉट अकाउंटेबल, दे आर नॉट आंसरेबल। इनको समन किया जाए, इनके कानून नहीं ऐसा करके इनको कि जो के जब के पार्लियामेंट कमेटी उनके सामने पेश होने चाहिए, जो के कार्रवाई नहीं करते। मैं जाता रहा हूँ, मैं जवानों के साथ अभी समझते हूँ, किसी के साथ रिपोर्ट कर दो। मेरे पास एक 2-3 केस थे, अभी थे, एक डीएसपी से बात की, देवर नाइस टॉक टू, वो क्या करें। एक मैं इधर मोगा के पास हवलदार राम सिंह है, उसका नाम ले लेता हूँ, चलो ठीक है। उसकी ज़मीन जो है बेचारा जब के था, उसकी ज़मीन इतनी देर से चल रही, जब रिटायरमेंट आ गया तो जो साथ में डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर से आके उसका कब्जा करके उसका केस चल मैं किया हूँ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब के अभी तो मेरे को जाते हैं, जहाँ बहुत सारे डायरेक्टर रहा हूँ सैनिक वेलफेयर, फिर भी पर लिखता रहता हूँ टेलीफोन पर, ज़रूरत पड़ने पर। तो फिर देखो इनको बात तो करनी है मैंने, जिसको पंजाबी में बोलते हैं तवा लगाते हो आप, तो तवा लगाते हैं, पर ये काम नहीं करोगे, बात करोगे। मेरा कहने का मकसद है जौन तक कोई पॉलिसी फ्रेम, ये सारियाँ सरकारें पॉलिसी के ऊपर, कानून के ऊपर चलती हैं। कानून है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ता है। जे कोई विश्वास है आज देशवासियों को, तो वो है अदालतों के ऊपर, वो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। मगर उसकी AFT बनी है, उसके भी बांधते नहीं है। मैं बताया एक डिसेबिलिटी पेंशन है, उसको लेकर अभी वो जजमेंट दी है, फिर भी उसके अंदर अपील के लिए चले जाते हैं। हमारे और अपील का नहीं हुआ 3-4 दफ़ा जो चीफ जस्टिस ने उस समय हमारा करवाया, नहीं तो मिलना ही कहाँ था। हम तो इतनी बसें ले लेके उधर प्रदर्शन किया, और उधर जाके पुलिस ने जो हालत की थी, हमारे मेडल रो लेके, जबकि उधर आके उधर बैठे थे पीसफुल ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। सो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये ऑपरेशन के साथ। ये अभी इज़्ज़त मान है जो कि फैमिलीज जो 25 परिवार उनके मारे गए, जो 26वां उसमें जो कि रिपोर्टर था 26वां, उसने एक काम किया कि कश्मीर के अंदर एकजुट हो गए सारी पार्टी, क्योंकि उनका रोजगार का मसला है। उनके जो कमाते थे कुछ उसका डेली वेजेस वहीं से कमाते हैं ना। हाँ वो जी। अपने वो एकजुट, हाँ वो देखने को मिला था उस समय भी। मैं बहुत लंबी बातचीत हो गई हमारी, मुझे अब एक आखिरी सवाल पूछना है आपसे कि कैसे देखते हैं आप फ्यूचर इंडियन आर्मी का? आज के समय में सरकारें जो कर रही हैं, सरकार जो जिस तरीके से काम कर रही है, अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, क्योंकि अगर हम पूरी दुनिया में जो चीज़ें अभी चली हुई हैं, 2 देश आपस में लड़ रही हैं, पूरी भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें, साथ ही जो भारत के रिलेशंस हैं अंतर्राष्ट्रीय उन देशों के साथ, कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो अब बाकी देशों के बीच में जो अब कंट्रोवर्सी अब ज़्यादा हो रही है, वो इशारा करता है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? वर्ल्ड वॉर 3 विश्व युद्ध। हाँ, तो कैसे देखते हैं कि भारत की उसमें कितना, मतलब वो कैसे परफॉर्म कर सकता है, अब कितना उसका योगदान रहेगा? क्या हम उसे डिफीट कर सकते हैं या नहीं? ये देखिए, अभी सवाल बहुत गंभीर है, बहुत चर्चा का विषय भी है। अभी जो न्यू अलाइनमेंट हो रही हैं, तो नॉट ओनली रीजनल, वर्ल्ड वाइड, इतनी जल्दी तो खैर कोई वर्ल्ड वार शुरू होने वाली नहीं है, इतनी वर्ल्ड वार। मगर जिस तरीके से खतरे पैदा हो रहे हैं, लेट अस से वी आर टॉकिंग अबाउट दी चिंता जो डोनाल्ड ट्रंप की है, मतलब अमेरिका की है। ईरान को इसलिए कह रहे हैं कि वो परमाणु शक्ति जो है उसके पास ये बनाए ना, बम ना बनाए। तो इसके बारे में बीच में समझौता भी हुआ, टूटा भी है। वो खतरा इसलिए है कि ये परमाणु शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सवाल करना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं, डिक्लेयर्ड हैं, उसमें तो जो डिक्लेयर्ड हैं, अपना देश हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, ठीक है, मगर दूसरे को कहना कि भाई हमारी सरदारी, इसको बोलते हैं कायम रहे, मतलब ओवरऑल। तो इजराइल क्या उसके लुके छुपके नहीं बना रहा, उसके पास भी लुका, आई एम टॉकिंग इन हाइडिंग ज़रूर होगा। क्या नॉर्थ कोरिया के पास तो डिक्लेयर्ड है। सो सबसे बड़ी चिंता जो है इस समय पूरे विश्व भर में, वो न्यूक्लियर वारफेयर पर के ऊपर है। कहीं
जो कुछ जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी के अंदर बिल्कुल। हुआ, वो तबाही सिर्फ लिमिटेड नहीं थी जो मारे गए, सही बात। उसका तो रेडिएशन तो अभी भी जाएगा, ये चिंता है। जी जी जी। अभी जो अलाइनमेंट हो रही है, मैं इसकी बात करना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात कि सऊदी अरब से पाकिस्तान के अपनी जो कि मिलिट्री समझौता किया कि ज़रूरत पड़ने पर वो एक दूसरे की, कोई हमला होता है तो एक दूसरे की मदद करेंगे। और पाकिस्तान में ऑपरेशन, ये जबकि बातचीत चल रही है, पीस टॉक्स, तो उसके दौरान अपने 10,000 तकरीबन फौजी उधर भेजे सऊदी अरब में। काहे के लिए भेजे? हवाई जहाज भेजे 5-7 कुछ और भी। काहे के लिए? कल को फिर इसका मतलब है सऊदी अरब तो टर्की भी, ये सारे अलाइनमेंट हो रही है। जी। बांग्लादेश साथ में हो रहा है। इसलिए ये नेक्सस जो है, अगर ये बढ़ता बढ़ता गया, हमारा तो टाइम टेस्टेड फ्रेंड देखो, रशिया ने पहले भी की थी, जबकि इनके जंगी बेड़े आ गए थे तो रशिया ने भी की। रशिया ने तो इंडिपेंडेंस के बाद बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने, जो कि हमें बाखरा डैम भी, तो जो कि लट से जो हमारे भी ऊर्जा के लिए प्लांट है, नो वो कह रहा है कि मैं पीसफुल पर्पस वास्ते इस्तेमाल करूँगा, वो कह रहा है कि मैं मेडिसिन वैल्यू वास्ते करूँगा। हमने भी डॉक्टर मनोहर से जो करवाया था तो पीसफुल पर्पस वास्ते था। मगर इफ़ यू वांट पीस यू हैव टू प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। पर अगली अगर होगी जंग, अगर जो अगर होगी, खुदा न खास्ता ना हो तो चाहे, तो मानवता का नाश होगा, तो वो आखिरी जंग होगी। इसलिए अभी जो मैं बार बार इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ कि चाइना का भी पक्ष जड़ा है, वो असल में तो दो शक्तिशाली जड़े ज़्यादा उनका आपस में है। अमेरिका बेशक जितना मर्जी दूर हो, ठीक है, चाइना के पास भी तो 13,000 किलोमीटर वाले जो कि मिसाइल सिस्टम है, दूर दूर तक पहुँच सकते हैं। तो ये खदशा तो है, इतनी जल्दी नहीं है, मगर हम अपनी शक्तिशाली फौजों को शक्तिशाली बनाना होगा। हमारी अपनी नीति है, और परमाणु शक्ति के ऊपर हमें मुड़ से विचार करना होगा। जो नो यूज पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है जी, परमाणु शक्ति के ऊपर, ये हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इसके ऊपर भारत सरकार को मुड़ से विचार करनी। अगेन दे हैव टू रिव्यू दिस इन व्यू ऑफ द फ्यूचर दिस थिंग एंड सच लाइक डिसीजन मेकिंग। तो ज़रूरत होती है कि भाई यू मस्ट टेक द कंसेंसस समझ आफ्टर ऑल इन ए कंट्रोल्ड मैनर, क्योंकि ऐसे डिसीजन जो हैं, ठीक है, आम तौर पर पब्लिक में नहीं लिए जाते। ये तो टोटल सिक्योर्ड एनवायरनमेंट, ताकि बड़ा सुरक्षा का भी ध्यान रखना, देश की सुरक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है मैं समझता हूँ, एक तो ये बहुत ज़रूरी होगा, और शांति के लिए तो देखो प्रयास जारी है, जारी रहने चाहिए। पर अभी डिपेंड करता है कि इनका जो माहौल है, जो कि ईरान है, वो झुकने वाला नहीं है। वो इतने 3,000 से ऊपर कैजुअल्टीज हो गई हैं उनके, चुन चुन के मारा गया है उनको, और उनके एयर स्ट्राइक कर दिए थे, उनके पास शक्ति है, उन्होंने फिर कायम कर दिए। ब्रिज तबाह कर दिए थे, अभी फिर खड़े कर दिए उन्होंने। तो इतना दुश्मन को तो कभी कमज़ोर समझना नहीं चाहिए। हमें भी जो हम बातें करते हैं पाकिस्तान ने को कमज़ोर, उनके 400 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो उनके खाना पीना नहीं है, ये भी नहीं है, बेशक हो, उसको कमज़ोर नहीं समझना दुश्मन को। पाकिस्तान दुश्मन को कभी कमज़ोर, कोई भी दुश्मन हो, किसी भी लेवल पर हो, कहीं भी कभी कमज़ोर ना समझे। तो मैं समझता हूँ हमें वी हैव टू बी रेडी टू फेस एवरी सिचुएशन। साड़ियाँ फौजां शक्तिशाली हैं। आज तक जितनी जंगियाँ लड़ियाँ पाकिस्तान के, सारियाँ वो हारे हैं। ये चीन के साथ आया तो वो फौज नहीं हारी, वो हमारे सियासतदान हारे था। ये हमारी फौज आज भी, अभी भी और हमेशा के लिए कमियों पेशियों के बावजूद, मैं बताया डेफिशिएंसी हैं, अग्निवीर है, फिर भी अगर ऐसी बात होती है तो पाकिस्तान सामने टिकने वाला, नाम लेके कर रहा हूँ, बाकी मुल्क मुकाबला करने की ऐसी बात नहीं है। और जहाँ सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं उधर फौज काम आती है। हमने करके दिखाया पुंछ में। तो जब ऑल
व्हेन एवरीथिंग फेल्स एग्जैक्टली फिर फौज का समन किया जाता जी है। बिल्कुल Thank ये you. बहुत एक रिगार्ड भी रहता है हमेशा इंडियन आर्मी को, क्योंकि हमने देखा है कई दफ़ा जब फ्लड्स भी आते हैं उस टाइम पे फौजी ही वो होते हैं जो कि आम लोगों की रक्षा के लिए, उनके बचाव के लिए बीच बचाव में वो कूद पड़ते हैं। तो ये हमेशा से एक रिगार्ड रहा है इंडियन आर्मी को लेकर, और इंडियन आर्मी के लिए हमेशा से दिल की गहराइयों से एक अलग ही एक इज़्ज़त रही है, एक सम्मान रहा है। पहलगाम अटैक को आज पूरा 1 साल हो चुका है, बरसी है, और इसी को लेकर आज हमने बहुत ही सम्मानीय ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह गहलोत जी से बातचीत जो है की। काफ़ी इसमें बातें की गई इंडियन आर्मी को लेकर, और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति किस तरीके से है, अग्निवीर जैसी स्कीम्स को लेकर, और काफ़ी अच्छा लगा इनसे बातचीत करके, क्योंकि इतने संक्षेप में, इतने विस्तार से इन्होंने सारी चीज़ों को लेकर खुल के और बड़ी बेबाकी से बात की। और क्योंकि पहलगाम अटैक एक ऐसा अटैक जो कि एक टूरिस्ट अटैक था, और इसी दौरान ऐसे कितने घर जो हैं वो उस दिन एक साथ उजड़ गए। कई ऐसी महिलाएं भी थी जिनकी नई शादी हुई थी, अभी हाथों से वो चूड़ा भी नहीं उतरा था, और उन्होंने अपने पति को जो है वो उस दौरान खोया था। खैर अभी मैं यही कहना चाहूँगी कि एक जवान जो है वो सरहद पर दिन और रात अपना शरीर तोड़वा कर एक कर देता है, ताकि जो देश में लोग करोड़ों की तादाद में अपने परिवार के लोगों के साथ चैन की नींद सो रही हैं, अपनी शहादत इस दौरान दे देता है। लेकिन हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है जागरूक होकर अपने देश की ऐसी रक्षा करने की, और साथ ही जो ऐसे आर्मी ऑफिसर्स हैं या आर्मी जवान हैं, सैनिक हैं, जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया कि उन्हें कोई पूछता नहीं है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, प्रबल जिम्मेदारी, की उनकी इज्जत जब भी वो सिविल एरिया में आए या हमारे सामने आए तो उन्हें उतने ही सम्मान से हमें देखना चाहिए। कैमरामैन आकाश के साथ